मैं भी बराबरी और दिखावे का शिकार हो गई। अंशिका, तुमने पापा को कहीं देखा क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, न जाने कहाँ हैं। बोलना तो चाहिए न कम से कम। अंशिका की मम्मी शालू कब से अपने पति को घर में आवाज लगाते हुए ढूंढ रही थी। आखिर में शालू बालकनी में ढूंढने गई तो देखा उसके पति कमलेश झूले पर बैठकर फोन टटोल रहे थे। भीतर निगाहों से उन्होंने शालू को देख के अनदेखा कर दिया, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, और फिर अपने काम में मशगूल हो गए। कमलेश जी के हाथों से फोन छीनकर शालू झूले पर कमलेश जी के बगल में बैठ गई। क्या हुआ? इधर इस तरह बाहर आकर क्यों बैठे हैं? चलिए खाना खा लीजिए। छोटी सी बात का इस कदर गुस्सा लेकर बैठे हैं जैसे मैंने क्या बोल दिया हो। अब इससे आगे शालू कुछ बोल पाती कमलेश जी ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। बात तुम्हारे लिए छोटी होगी, क्योंकि इस तरह तो दिल दुखाना तुम्हारी हर दिन की आदत है ना। और पलटकर बोल दूं तो तुम दिल पर भी बड़ी जल्दी ले लेती हो, और तो और मुंह फुलाकर भी तुम ही बैठ जाती हो। तुम्हारे मुंह अब नहीं लगना, मैंने सोच लिया है। वाह वाह, क्या खूब कहा आपने। आपको अपनी गलती दिखती नहीं और सब कुछ मुझ पर ही थोपते हैं। शालू ने मनुहार करके अपने पति को उठाते हुए कहा। इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी, बस अपनी भाभी सुधा की 25वीं सालगिरह को लेकर इतना ही तो कहा कि कितनी शानदार पार्टी रखी थी। मेरे नसीब इतने अच्छे कहाँ। तो क्या किसी की पार्टी के बारे में जिक्र करना गलत है कमलेश? कमलेश जी ने घर के अंदर घुसकर सोफा पर बैठते ही कहा। पार्टी के बारे में चर्चा करना गलत नहीं है शालू, दूसरों से अपनी तुलना करना गलत है। शालू ने रसोई में खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा, और जैसे ही एक निवाला कमलेश जी ने लिया, फिर से तंज कसते हुए शालू ने कहा। सबके लिए भगवान ने तकदीर बनाई है, जैसे मेरी बहन भाभियों की तकदीर है, वो जितना मर्जी खुश हो लें, अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। और मेरे तो कुछ कहने ही नहीं। मैं तो सिर भी पटक लूं, फिर भी मुझे आपसे पूछकर ही करना होता है। कमलेश जी ने आखिर शालू की बातें सुनते सुनते दो टूक कह ही दिया। उद्धरण चिन्ह। प्रेम विवाह हुआ था हमारा, छिपाया तो कुछ भी नहीं था तुमसे। तुम तो हर हाल में मेरी परिस्थितियों से समझौता करने को तैयार थी। अब क्या हुआ? अगर सब कुछ वही अच्छा लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम जा सकती हो। वैसे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा तो हर घर में होता है। दो बेटियां हैं हमारी, उनके भी शौक हैं, अपने शौक के दिन गए। अनीशा को तुमने ही फैशन डिजाइनर में एडमिशन कराया, अंशिका भी 10वीं में पढ़ रही है। कुछ शौक कहीं न कहीं से कम करना होगा, तभी हम बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। पढ़ाई के लिए भी पैसे, फिर शादी ब्याह के लिए भी।
इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कमलेश जी बोले जा रहे थे, लेकिन शालू के ऊपर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो तैश में आके जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर निकल गई अपने मायके, जो कि उसके घर से लगभग 15 मिनट का रास्ता था। वहां पहुंचकर वो घंटी ही बजाने वाली थी कि उसकी बड़ी भाभी ऋचा की आवाज सुनाई दी, जो चिल्लाते हुए अपने पति से बोल रही थी, आपको मेरे लिए कभी टाइम नहीं रहता है, न तो मेरी सहेली के किसी फंक्शन में जाते हैं, न मेरे मायके वालों के बुलाने पर, और न ही मेरे साथ चौपाटी, न कहीं घूमने। हर समय मुझे दूसरों के सामने दिखावा करना पड़ता है। किसी के आने की आहट सुन घबरा कर ठिठक गई शालू। उसे लगा वो सामने से मिल लेगी तो सबके मुस्कुराते चेहरों के पीछे की कड़वाहट कभी नहीं जान पाएगी। उसने धीरे से कदम खिड़की की ओर बढ़ाया और फिर से कान लगा ली। कोई नहीं आ रहा था, सिर्फ शालू का भरम था। अनूप भैया ऋचा भाभी से बोल रहे थे। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें तो ऐश भरी जिंदगी जीने का बहुत शौक था ना? तुम्हारे क्या क्या शौक पूरे करूं? नौकरी में अच्छी पगार मिल रही थी, तुम्हें खुश करने के लिए बिजनेस शुरू किया, फिर बिजनेस और फैलाया। इन्हीं सब में सीमित होकर रह जाता हूँ। सब तो मुझे ही देखना है, कहाँ से वक्त निकालूं। तुमने अपनी सहेली पूर्णिमा को देखकर कहा मुझे भी शानदार सालगिरह मनाना है, मैंने वो भी कर दिया। फिर भी खुश नहीं हो तुम। उसके बाद भी तुम्हारी ही शिकायत है कि घुमाने नहीं ले जाता। तुमने मुझे मशीन बना कर रख दिया है, दूसरों की बराबरी करने में मैं अपनी जिंदगी और जीने का ढंग सब भूल बैठा हूँ। मेरी बहन शालू को देखो, कितनी समझदारी और संजीदगी से जिंदगी को जीती है। शालू की आंखों से अविरल आंसू बह निकले। वो मन ही मन बुदबुदाई। उद्धरण चिन्ह, मैं भी इस बराबरी और दिखावे का शिकार हो गई भैया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं पहले वाली शालू नहीं रही अब, जो हर हाल में खुश रहना जानती थी। शालू अवाक रह गई भैया की बातें सुनकर। वो बिना देर किए चुपके से पीछे के रास्ते से निकल गई। थोड़ी देर के लिए तो वो अपने मायके के माहौल को देखकर विचार शून्य हो गई। काफी इंतजार के बाद उसे ऑटो मिला। जैसे ही वो ऑटो पर बैठी खुद से रूबरू होने लगी। कितना ख्याल रखते हैं कमलेश। मैं भी कहाँ चकाचौंध में पागल होकर अपनी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद करने चली थी। शानदार सालगिरह के पीछे ये कड़वा सच छिपा था, ये मैं कभी नहीं जान पाती अगर फोन करके आती तो। सच पूछो तो इस सच्चाई के पीछे आंखें खोलने वाले मेरे पति ही हैं। न वो मुझे इतनी बातें सुनाते, न मैं जिद करती, न आज का दृश्य देख पाती। सही कहते थे कमलेश। सबके खर्च अलग हैं, सबके जीने का तरीका अलग है। कोई दिखावे पर खर्च करता है तो कोई जरूरत पर। बेशक भैया बहुत पैसे कमा रहे पर भाभी को समय तो नहीं दे पा रहे।
मुझे क्या कमी है? हर सुख दुख में मेरे पति साथ होते हैं। सोच का कोई अंत नहीं। अभी विचारों का मेला खत्म भी नहीं हुआ था और ऑटो वाले ने टोका। उद्धरण चिन्ह। मैडम उतर नहीं रहे। यही का तो बोला था, और आगे जाओगे क्या? विचारों के मेले को रोकते हुए शालू ऑटो वाले को पैसे देकर उतरी और घर के अंदर गई। कमलेश उपन्यास पढ़ने में तल्लीन थे और अंशिका शायद ट्यूशन गई हुई थी। शालू को देखकर कमलेश चौंकते हुए पूछे, अरे, आज मायके टूर बड़ी जल्दी खत्म हो गया। कोई नहीं मिला घर पर क्या? कमलेश अच्छी तरह जानते थे शालू को कोई भी बात बुरी लगती है तो मायके जाकर घूम आती है। पर आज का टूर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा उन्होंने सोचा नहीं था। शालू उपन्यास बंद की और कमलेश जी के गले लगकर मायके की बातों को छिपाते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह। जिंदगी का असली सुख तो यही है। बार बार मायके क्यों दौड़ना? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए टहलने चली गई थी। शालू की संतुष्टप्रद मजेदार बहाने सुनकर कमलेश जी मुस्कुराते हुए बुदा कर बोले। हर बार मायके में सामान मिलता था, इस बार ज्ञान और प्यार से शालू को गले लगा लिया। मौलिक, स्वरचित, सर्वाधिकार सुरक्षित। दोस्तों, कैसा लगा ब्लॉग? आपके सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का दिल से स्वागत है। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ।